गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका एसएसटी का वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिख युद्ध। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की मुगलों द्वारा हत्या के बाद सिख एक योद्धा संगठन या संप्रदाय के रूप में उभरे। जब सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई मुगलों के द्वारा, तो क्या हुआ, सिख जो है सिख योद्धा एक संगठन या संप्रदाय के रूप में उभरे। गुरु गोविंद सिंह के समय तक सिख शक्तिशाली बन गए थे। पंजाब बंदा बहादुर के समय से 12 सिख राज्यों में बंटा था जो मिस्ल कहलाते थे। गुरु गोविंद सिंह के समय ही शक्तिशाली बन गए थे और पंजाब बंदा बहादुर के समय ये जो थे ये राज्य तो था 12 सिख राज्यों में बांटा था जो मिस्ल कहलाता था। 1802 ईस्वी में रंजीत सिंह अमृतसर का सरदार बना था। 1806 ईस्वी तक वह पंजाब का शक्तिशाली शासक बन गया था। और रंजीत सिंह जो थे वो अमृतसर का सरदार कब बने थे? 1802 में। और 1806 ईस्वी तक वो पंजाब का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। उसका राज्य पंजाब से सतलज नदी तक फैला था। उनका राज्य कहाँ से? तो पंजाब से सतलज नदी तक फैला हुआ था। रंजीत सिंह ने 1811 ईस्वी में कांगड़ा, 1818 ईस्वी में अटक तथा गुजरात, 1819 में हजारा एवं कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर तथा 1837 में लद्दाख पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि कौन से राज्य पे कब उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। रंजीत सिंह अंग्रेज़ों से टकराने से बचते रहे और अपने को सुदृढ़ करते रहे। वो अंग्रेज़ों से लड़ाई करने से बचते रहे और इतने में क्या हुए, वो अपने आप को मजबूत कर लिए। उन्हें पंजाब का शेर सही ही कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता? पंजाब का शेर कहा जाता, जो क्या सही था। रंजीत सिंह की 1839 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद अंग्रेज़ों के एजेंटों ने पंजाब में अशांति उत्पन्न कर दी। और जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ के जो एजेंट थे उन्होंने पंजाब में क्या किया? अशांति उत्पन्न कर दी। रंजीत सिंह के 3 पुत्रों को मार दिया गया तथा उनके सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह, जो अभी नाबालिग था, गद्दी पर बैठाया गया। जो बच्चे बड़े थे उनको क्या किया? मार दिया गया। और जो नाबालिग थे, जिनको उतनी समझ नहीं थी, उनको क्या किया गया? गद्दी पर बैठा दिया गया। उसकी माता रीजेंट बन गई। पंजाब के अनेक भ्रष्ट सरदार दिलीप सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। अंग्रेज़ों ने राजनीतिक अस्थिरता का खूब लाभ उठाया। अगर हम किसी छोटे बच्चों को किसी जगह का राजा बना देंगे तो वहाँ पे तो भ्रष्ट लोग षड्यंत्र करेंगे ही। तो इन चीज़ों का अंग्रेज़ों ने बहुत ही फ़ायदा लिया, खूब लाभ उठाया उन्होंने। पहला सिख युद्ध। जब अमृतसर संधि 1809 ईस्वी को भंग कर सिख सेना सतलज नदी पार कर की तो अंग्रेज़ों ने युद्ध की घोषणा कर दी। क्या? जब अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में उसको भंग कर दिया गया। सिख सेना सतलज नदी पार करके अंग्रेज़ों जब वो सिख सेना सतलज नदी पार की तो अंग्रेज़ ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया। खालसा सेना का कोई नेता ना था, फिर भी सिखों ने हेनरी स्मिथ को बुद्धिबल के युद्ध में पराजित कर दिया। और सिख का जो सेना था उसका कोई भी नेता नहीं था, फिर भी सिख जीत गए इस युद्ध में। उन्होंने क्या किया? हेनरी स्मिथ को पराजित कर दिया। अंग्रेज़ ने 1846 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने कब अधिकार किया? पंजाब पर और सिख लोगों पर, तो 1846 ईस्वी में। सिख आलीवाल के युद्ध में अंग्रेज़ों से हार गए। सिख क्या हुआ? आलीवाल जगह का नाम है, वहाँ पे युद्ध किया अंग्रेज़ों से और ये सिख लोग हार गए युद्ध। इसी बीच लाहौर में गुलाब सिंह का वर्चस्व स्थापित हो गया। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, पहले क्या था? वो भारत में था। और वहाँ पे किनका था? तो गुलाब सिंह का वर्चस्व स्थापित हो गया। स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने अंग्रेज़ से बातचीत आरंभ की और वो क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेज़ों से बातचीत आरंभ कर दिया। सौबराय की लड़ाई में सिख पराजित हुए। सौबराय की लड़ाई में भी सिख पराजित हो गए। 1846 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा इसी वर्ष लाहौर संधि पर भी हस्ताक्षर किए। आप लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। उनका साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, और अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह संधि देख ली। तो वो जब भी जहाँ भी लड़ाई करते जीतते तो वहाँ से संधि कर लेते थे। तो लाहौर संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए।
इस संधि के अनुसार सतलज एवं ब्यास नदियों के बीच का जालंधर दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया तथा जम्मू एवं कश्मीर गुलाब सिंह को प्राप्त हो गया और इसके बदले में अंग्रेज ने 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति वसूली की। लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की गई, बाद में पंजाब का वास्तविक शासक बन गया। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जहाँ भी संधि किया उन्होंने तो वहाँ पे क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने रुपए वसूल किए और वहाँ भी शासन करने लगे। अब है दूसरा सिख युद्ध 1847-48 ईस्वी में अंग्रेज ने पंजाब में अनेक सुधार किए। अब अंग्रेज़ों ने पंजाब में अनेक सुधार भी किए और ये देखिए अब 1847-48 की हो रही है, मतलब ये हमारा देश आज़ाद होने से 100 साल पहले की कहानी। वो सिख सरदारों को पसंद ना करते थे, वो क्या करते थे, अनेक सुधार किए, वो सिख सरदार को पसंद नहीं करते थे। मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। मुल्तान के जो गवर्नर थे मूलराज, उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन आत्मसमर्पण करना पड़ा उन्हें। आत्मसमर्पण मतलब होता है कि वो अंग्रेज़ों के आगे झुक गए। षड्यंत्र का आरोप लगातार रानी जिंदा को हटा दिया गया और षड्यंत्र का जो आरोप लगाकर रानी जिंदा जो थी वहाँ की, उनका नाम क्या था, जिंदा, उनको हटा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने अक्टूबर 1848 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी। मुल्तान पर घेरा डालकर उस पर 1848 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अधिकार कर दिया। मुल्तान पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। गुजरात एवं चीतियावाला की लड़ाई में भी सिखों का बहुत नुकसान हुआ। ये चीतियावाला है या जलियांवाला है, आप लोगों ने जलियांवाला कांड सुना होगा, तो उसमें सिख का नुकसान हुआ। लेकिन जलियांवाला कांड कब हुआ था उसके बारे में तो इसमें दिया हुआ नहीं है। ये चीतियावाला ही शायद कोई जगह होगा पंजाब में। पंजाब को 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। 1849 ईस्वी में क्या किया गया, पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य का ही अंग बना लिया गया। महाराज दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया और दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा छीनकर उसे महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया। ये कोहिनूर हीरा के बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। दिलीप सिंह को देखे कि वो ब्रिटेन चला गया, इंग्लैंड चला गया और भारत से कोहिनूर हीरा भी इंग्लैंड चला गया, जो महारानी विक्टोरिया को भेंट में दे दिया गया था। नेक्स्ट है आपका अफ़गानिस्तान से युद्ध 1836 से 42 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के समय अंग्रेज़ों को रूस द्वारा भारत पर आक्रमण करने का भय था। क्या था, तो उस समय लॉर्ड ऑकलैंड के समय अंग्रेज़ों को डर था कि रूस के द्वारा भारत पर आक्रमण हो सकता है। अंग्रेज शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद के स्थान पर अफ़गानिस्तान के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। अंग्रेज जो है शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद के स्थान पर बैठाना चाहते थे अफ़गानिस्तान के सिंहासन पे, जो उनकी कठपुतली था। कठपुतली मतलब उनके हाथों के इशारों पे चलता था। अंग्रेज ने काबुल, कंधार और गजनी पर अधिकार करके दोस्त मोहम्मद को कैद कर लिया तथा शाह शुजा को अफ़गानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया। जो अंग्रेज चाहता था वही कर दिया उन्होंने। अकबर खां जो दोस्त मोहम्मद का पुत्र था 1842 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिस कारण अंग्रेजी सेना को अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा। और उनका जो पुत्र था, किनका, शाह शुजा, दोस्त मोहम्मद का जो पुत्र था अकबर खां, उन्होंने क्या किया, दोस्त मोहम्मद का, अच्छा ये दोस्त मोहम्मद का पुत्र था अकबर खां, 1842 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों को अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा। लॉर्ड एलेनफ्रो को 1842 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के स्थान पर गवर्नर जनरल बनाया गया। अफ़गानिस्तान में सेना भेजकर उसने आक्रमण कर दिया। काबुल तथा गजनी पर फिर से अंग्रेज का अधिकार स्थापित हो गया। शाह शुजा युद्ध में मारा गया और ब्रिटेन सेना दोस्त मोहम्मद को पुनः सिंहासन पर बिठाकर वापस लौट आई। क्या हुआ, ऑकलैंड के स्थान पर जो गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड एलेनफ्रो को, अफ़गानिस्तान में सेना भेजकर उन्होंने फिर आक्रमण किया और इसमें क्या हुआ, अंग्रेज जीत गया और शाह शुजा युद्ध में मारा गया और फिर से दोस्त मोहम्मद को सिंहासन पर बैठाया गया और अंग्रेज वापस आ गए। नेक्स्ट है आपका बर्मा युद्ध। 1822 ईस्वी में असम पर अधिकार कर लिया तथा 1832 ईस्वी में चटगांव के निकट एक द्वीप पर उन्होंने आक्रमण कर दिया।
जो अंग्रेज़ों का था। इसलिए 1824 ईस्वी में लॉर्ड एम हर्स्ट ने बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें बर्मा की पराजय हुई। अब बर्मा से युद्ध जो है वो 1822 में अंग्रेज़ों ने असम पर अधिकार कर लिया और 1800 चटगांव के एक द्वीप पर जो बर्मा ने इस पर क्या किया, अंग्रेज़ों का था उससे उसके विरुद्ध युद्ध कर लिया, जिसमें बर्मा की पराजय हुई। 1826 ईस्वी में यादाबू संधि के आधार पर बर्मी असम से चले गए तथा मणिपुर की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने यहाँ भी संधि किया, यादाबू संधि, और बर्मा के जो लोग थे, बर्मी जो थे, वो असम से चले गए और मणिपुर को भी उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। युद्ध की भरपाई के रूप में अंग्रेज़ों का बर्मियों ने टनासिरस एवं अराकना प्रांत तथा भारी धनराशि दी। बर्मा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखा गया। और ठीक हर एक युद्ध के बाद जो है भरपाई के रूप में अंग्रेज़ों ने बर्मियों को क्या किया, टनासिरस एवं अराकान प्रांत और भारी धनराशि दी, और बर्मा में भी एक ब्रिटिश रेजिडेंस खोला गया। दूसरा बर्मा युद्ध, वो था पहला बर्मा युद्ध, अब ये दूसरा है। दूसरा बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय लड़ा गया। दक्षिणी बर्मा के तट पर बसे हुए अंग्रेज व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए डलहौजी ने बर्मा के अनेक प्रमुख नगरों पर अधिकार कर लिया। क्या क्या लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेज के व्यापारियों को रक्षा करने के लिए उनके अनेक प्रमुख नगर जो थे उस पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश राज्य में बर्मा के पीगू प्रांत को भी मिला लिया गया। उसके निकटवर्ती सभी क्षेत्रों को मिलाकर निचला बर्मा नामक एक नवीन प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी रंगून बनाई गई। अंग्रेज़ों ने क्या किया, बहुत सारे शहर को मिला के उसके निकटवर्ती सभी क्षेत्रों को मिलाकर क्या किया, निचला बर्मा बना दिया और एक नया प्रांत बनाया। प्रांत मतलब होता है राज्य, और उसकी राजधानी क्या की गई, रंगून बना दी गई। अब नेक्स्ट है आपका भारतीय राज्यों की हार के कारण। आपने देखा कि सारा राज्य भारत हार गया, तो उसके कारण क्या थे। लंबे समय तक मुस्लिम शासन होने और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क न होने के कारण भारतीयों की सामाजिक दशा 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच कष्टप्रद रही। क्या था, लंबे समय तक क्या थे, तो मुगल का शासक था, मुस्लिम शासक था, और इनको बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं था, जिसके कारण से भारतीयों की सामाजिक दशा जो थी 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक बहुत ही कष्टप्रद रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही विदेशी शक्तियाँ अपनी स्वार्थपूर्ण गतिविधियों में लिप्त हो गई। मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, पतन के साथ ही क्या हुआ, विदेशी शक्तियाँ जो थी अपने स्वार्थ के लिए जो गतिविधियाँ थी उसमें लिप्त हो गए थे वो। भारत उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। भारत क्या था, बहुत ही अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसमें एकता एवं एक केंद्रीय शक्ति का भी अभाव था। जैसे अभी क्या है, केंद्र में रहता है एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, प्रेसिडेंट रहते हैं, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए इनके हार का प्रमुख कारण था ये। इसलिए विदेशी शक्तियों ने भारत की कमजोरी का भरपूर लाभ उठाया। इन शक्तियों में से अंग्रेज भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। जब कोई एक शक्ति ही नहीं था, एक नेता ही नहीं था, एक जैसे होता है संगठन होता है, तो वैसा नहीं था, तो इसीलिए अंग्रेज आकर के इन पे शासन करना शुरू कर दिए, अपना राज्य स्थापित कर दिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के पश्चात लॉर्ड डलहौजी सबसे बड़ा अधिग्रहणवादी था। लॉर्ड डलहौजी से लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो थे लॉर्ड डलहौजी सबसे बड़ा अधिग्रहणवादी थे। मतलब अधिग्रहण की किसी भी चीज़ को जैसे ग्रहण करना होता है कि वो ले सकते थे, हड़प सकते थे, जीत सकते थे। उसके क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए केवल विजय ही नहीं वरन विलय नीति का भी सहारा लिया। मतलब सिर्फ जीतना ही नहीं था बल्कि उनको अपने अंदर मिला लिया गया। विलय नीति हुआ कि किसी भी अपने अंदर मिला लेना। उसने झांसी, जैतपुर, भगत, उदयपुर एवं नागपुर, सतारा के अधिग्रहण में विलय नीति का सहारा लिया। उन्होंने क्या किया, विलय नीति में झांसी को भी अपने अंदर ले लिया, जैतपुर को, भगत को, उदयपुर एवं नागपुर और सतारा को भी अधिग्रहण कर लिया। अवध एवं बाबर का अधिग्रहण उसने कुशासन का आरोप लगा कर किया। और अवध और बरार जो था, अच्छा ये बाबर नहीं बरार है, अवध और बरार का जो अधिग्रहण किया उन्होंने कुशासन, बोला कि वहाँ पे शासन ठीक नहीं हो रहा, कुशासन का आरोप लगा के अधिग्रहण कर लिया।
तंजौर एवं कर्नाटक राज्यों का अधिग्रहण करके उसने वहाँ के शासकों की उपाधि एवं पेंशन भी समाप्त कर दी। तंजौर और कर्नाटक को भी क्या किया, अपने राज्यों में अधिग्रहण कर लिया और वहाँ के जो शासक थे उनकी उपाधियाँ एवं उनकी उपाधि और पेंशन को ख़त्म कर दिया गया। ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं नीचे है याद रखिए, आप लोग पढ़िएगा, खुद से समझिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।